आप लोगों के सामने कक्षा 10 से चतुर्थ पाठ भारतीय जनतंत्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। पाठ को प्रारंभ करने से पहले सर्वप्रथम हम पाठ के परिचय के विषय में समझेंगे। कहते हैं शासन प्रणाली के मुख्य 3 भेद हैं। नंबर 1 राजतंत्र, नंबर 2 कुलीन तंत्र और नंबर 3 जनतंत्र। राजतंत्र, कुलीन तंत्र और जनतंत्र। अब आगे कहते हैं कि राजतंत्र में एक विशिष्ट व्यक्ति राजा के रूप में शासन करता है और आजीवन उसी पर निहित रहता है। ठीक उसी प्रकार से कुलीन तंत्र, विशिष्ट जनों का शासन कुलीन तंत्र कहलाता है। इस प्रणाली में लोगों का हित साधन होता है। फिर आगे कहते हैं जनतंत्र, जनता द्वारा संचालित शासन अथवा प्रजातंत्र जो चिन्हित किया गया शासन की समस्त शक्ति जनता के कार्यों में निहित रहती है, उसे जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन चलाते हैं, उसे हम कहते हैं जनतंत्र। अब जनतंत्र का आविर्भाव, आधुनिक जनतंत्र प्रणाली का जन्म इंग्लैंड देश में हुआ। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन में गणतंत्र नामक जो प्रणाली प्रचलित थी वह भी राजतंत्र से भिन्न थी। वह वस्तुतः जनतंत्र एक ही रूप था। भारत की वर्तमान व्यवस्था, हमारे देश ने 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त की। तभी से हमारे यहाँ जनतंत्र और शासन प्रणाली सफलतापूर्वक चल रही है। हमारी प्रगति अनेक देशों के आश्चर्य और ईर्ष्या का विषय बनी हुई है। हम बालक बालिकाएं, हमारा कर्तव्य है, छात्र छात्राएं आप, हमारा कर्तव्य है कि हम अपने स्वामी के सेवक बने। राष्ट्र की रक्षा और राष्ट्रीयता के लिए कार्य करना हमारा कर्तव्य बनता है। राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए हम हमेशा प्रयासरत हमको रहना चाहिए। कहते हैं कि जनतंत्र विधानाम शासन प्रणाली अस्माकं देशे प्रवर्तमाना अस्ति। राजनायास्य बुद्धिभिः राजतंत्रम कुलीनतंत्रम प्रजातंत्र। शासन प्रणाली स्त्रियो भेदः प्रतिपादिता। राजतंत्रम राज्ञः शासनम कुलीनतंत्रम कुलीनानां विशिष्ट जनानां शासनम जनतंत्रम जनानां शासनमिति व्याख्यातम। कहते हैं जनतंत्र नाम की शासन प्रणाली हमारे देश में प्रचलित है। राजनीति के द्वारा राजतंत्र, कुलीन तंत्र, प्रजातंत्र नाम के 3 प्रकार की शासन प्रणालियां हमारे देश में प्रतिपादित की गई। राजतंत्र राजा का शासन, राजतंत्र में राजा का शासन, कुलीन तंत्र में कुल विशिष्ट जनों का शासन और जनतंत्र में जनता द्वारा चिन्हित किए गए शासन करने के योग्य व्यक्ति का शासन। अब अगर हम आगे के पैराग्राफ को देखते हैं तो हमें मिलेगा, कहते हैं राजतंत्रम व्यक्ति विशेषस्य शासनम भवति, स एव सर्वोच्च शासकः राजा भवति। यावज्जीवनं सः राजसिंहासने तिष्ठति अशासनस्य कुरुते। तस्य मृत्योः परं तस्या ज्येष्ठपुत्रं पुत्राभावे तस्य ज्येष्ठा पुत्री तत्पदमंगल कुरुते राजतंत्र पक्षग्रहा। अविपश्चित राजनमीश्वरीव में काम की कुर्वन्ति। कहते हैं राजतंत्र जो है
वो व्यक्ति विशेष का शासन होता है, जैसे किसी राजा का। और वह राजा जब तक जीवित होता है तब तक उस गद्दी पर बैठकर शासन करता है। अपनी पूरी उम्र, पूरी आयु वह उसी गद्दी पर बैठकर शासन करता है अपने राज्य में। उसके मरने के बाद उसके कुल का सबसे बड़ा पुत्र उसी गद्दी पर बैठ जाता है, और अगर पुत्र नहीं है तो उसकी पुत्री उस गद्दी पर बैठकर अपने राज्य में शासन करेगी। कहते पुरा बहवो राजना प्रजम संतति मिव मान्यामाम शासनम कुर्वन्ति योग विधाम वामनस्य वपून ते द्रयद्र्या हृदयम न्यायरता प्रजा कल्पतराः राज्य कोशस्य प्रजाहितस्य प्रयोक्तरः भवून परम। कहते हैं प्राचीन काल में बहुत से राजाओं ने प्रजा को संतान के समान मानते हुए शासन किया और यश को प्राप्त किया। वे दयालु हृदय वाले, न्याय से लगे हुए, प्रजा के अलग तत्पर, हमेशा प्रजा के लिए ही तत्पर बने रहे। और निर्दयी कंजूस प्रजा को, और जो दूसरे राजा थे वो निर्दयी कंजूस प्रजा को पीड़ित करते रहते थे और हमेशा उनसे कर के रूप में कुछ न कुछ लेते रहते थे, और पीड़ित करने वाले राज्य के कोष को निश्चित मनोरथ की पूर्ति नहीं होती थी, और जो मनोरथ की पूर्ति होती थी वो प्रजा को हमेशा दुख देने के बाद ही प्राप्त होती थी। कहते हैं कुलीन तंत्रम। कुलीन तंत्रम विशिष्टया शासनमपि जनानां कृते श्रेयस्करं न संभव्यते। समाजे विशिष्ट जनायां बहुधा धनिनो वलिनो वा भवन्ति। धनिनां शासनं धनिनां कृते, कलवतां शासनं बलवाक्तामेव कृते कल्याणकृतं समप्यते। एवं विधे शासने निर्धना दुर्बलाश्च वृषपीडिता भवेनार्थ संयलेशः तस्मिन्नेव समाजन्नस्य कल्याणं कल्पनापि। अद एव तंत्रं कदापि जन हृदय हद्यं पदम न अलभत। कहते हैं कुलीन विशिष्ट जनों का शासन भी लोगों के लिए कल्याणकारी संभव नहीं हो सकता। समाज में विशिष्ट लोग प्रायः धनी और ताकतवर होते हैं। धनी लोगों का शासन धनी लोगों के लिए ही हो सकता है। बलशाली लोगों का शासन बलशाली लोगों के लिए ही कल्याणकारी हो सकता है। इस प्रकार शासन में निर्धन और दुर्लभ को अधिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि इस तंत्र में सामान्य जनों का कल्याण कभी निश्चित नहीं होता, और कल्पना भी आकाश कुसुम के समान ही होगी। अतएव यह तंत्र भी जनता के हृदय में प्रिय स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। कहते हैं जनानाम तंत्रम जनानाम शासनम जनानाम जनतंत्रम प्रजातंत्रम वोवित्य। अस्मिन् तंत्रे राज्य स्थानम जनाः गृह्णन्ति। राजतंत्रे राजिनः स्थिता प्रभुत्व शक्ति। जनतंत्र जनेषु सन्निहिता जायते। अतोऽयं पद्धतौ न कश्चित् जनो शासको पितु जनै निर्वचिताः प्रतिनिधयः। शासन कार्यं कुर्वते जनाः स्वप्रतिनिधितं भारते पंचवर्षे निर्वाचन प्रसंगे कस्य देशस्य न वा कश्चिद्दनं न वा बलवान न वा दुर्लभ। कहते जनतंत्र लोगों का शासन तंत्र और अथवा प्रजातंत्र के नाम से कहा जाता है। इस शासन में राजा के स्थान को लोग ग्रहण करते हैं और राजा में एक स्थिति समान शासन शक्ति जनतंत्र में जनता में सन्निहित हो जाती है। अतः इस पद्धति में कोई एक व्यक्ति शासित नहीं होता, हमेशा
शासनकर्ता बदलते रहता है। लोग अपने प्रतिनिधियों को भारतवर्ष में 5 साल के लिए चुनते हैं और निर्वाचन के संदर्भ में न कोई श्रेष्ठ है और न ही कोई हीन है, समान भाव से चुनते हैं। 5 साल तक शासन करता है, उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया आ जाती है। सभी लोग 21 वर्ष की बालिग पुरुष और स्त्रियां निर्वाचन और मतदाता कार्य के लिए खड़े होते हैं। सभी के मतों का मूल्य समान होता है। इस प्रकार जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को जनतंत्र पर शासन करने के लिए समाज में उतारा जाता है। फिर अगले पैराग्राफ पे कहते हैं कि अनेकेषु प्रजायंत्रेषु देशस्य अधुनाम राजनः सन्ति किंतु ते तंत्रांगलंग मात्रभूता। जनप्रतिनिधि नियमित अधिकारः वर्तते, सत्यपि राजसः तत्रापि प्रजातंत्रस्त्रिया एव शासनं संचरते, तत्रापि शासनस्य सर्वे अधिकारा जनानां प्रचलितः राज्ञ भुज्यन्ते प्रतिनिधिनां तस्मै प्रदत्ता। कहते हैं अनेक प्रजातंत्र देश में भी राजा, अनेक प्रजातंत्र देशों में भी राजा पाए जाते हैं, किंतु वे अलंकार मात्र, जिनके अधिकार जनप्रतिनिधियों के द्वारा नियंत्रित होते हैं। राजाओं के होते हुए भी वहां की शासन प्रजातंत्र प्रणाली से ही चलता है। वहां पर भी शासन के सभी अधिकार जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा में सन्निहित होते हैं। उन अधिकारियों का उपभोग राजा लोग करते हैं और जिन अधिकारियों का जनप्रतिनिधि उनको जो प्रदान करते हैं। जनतंत्र शासन प्रणाली की उत्पत्ति के विषय में सबसे निश्चित मत यह माना जाता है कि इसका जन्म इंग्लैंड देश से हुआ है और उसी देश से यह प्रणाली अन्य देशों में भी फैली है। आगे कहते हैं प्राचीन भारते गणतंत्र विधानाम शासन पद्धति राजतंत्र भिन्नाम प्रचलति। जैन ग्रंथेषु बौद्ध ग्रंथेषु गणाधिर्नजन्याः चर्चाः समुपलभ्यते। विलक्षणम आचार्य कौटिल्य स्वचरिते अर्थशास्त्रीय विधाने ग्रंथे गणराज्य मुल्लेखम। कहते हैं गुप्त काल के इतिहासे हिमगिरी विंध्ययोरे मध्य नवकेशाम गणराज्य नामुपवर्णनम कृतमृति हास्यज्ञ यत्र तत्र प्रयुक्तो गणशब्दः बहुसंख्यकानां जनानेव बोधयति। अनेन प्राचीन भारते राजतंत्रेतरा शासन प्रणाली गणतंत्र रूपा प्रचलित आसीदिति सिद्धयति। प्राचीन भारत में गणतंत्र नाम की शासन प्रणाली पद्धति राजा से भिन्न प्रचलित थी। ऐसा इतिहास ग्रंथों में प्रायः लिख दिया जाता है कि विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में गण शब्द का बहुत बड़ा प्रयोग हुआ। जैन और बौद्ध ग्रंथों के गणों के अधीन राज्यों की चर्चा पाई जाती है। अलग अलग राज्यों के नाम से विभक्त भारत भूमि को एक सूत्र में बांधने की कटिबद्ध राजनीति के विलक्षण विद्वान आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ के गणराज्यों का उल्लेख किया। गुप्त काल के इतिहास में इतिहास लेखकों ने हिमालय और विंध्य पर्वत के मध्य में होने वाले अनेक गणराज्यों का वर्णन किया। जहां जहां प्रयुक्त गण शब्द बहुसंख्य लोगों को बाधा करता है, इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीन भारत में राजतंत्र से भिन्न गणतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित थी। राजतंत्र दंड कहते हैं कि राजतंत्र में लोग दंड के भय से कार्य करते थे और जनतंत्र में अपने आप ही कर्तव्य भावना के अपना कार्य करना होता है। कर्तव्य बोध
जनतंत्र का मूल अधिकार है और जिस कार्य में नियुक्त कर्तव्य पूरा करने में उत्सुक लगातार राष्ट्र के विकास में लगे हुए विहित साध्य की साधना करने वाले न थकते हैं न रुकते हैं और श्रमशील देशवासी नागरिक अपने राष्ट्र की उन्नति हमेशा करने में तत्पर रहते हैं। कहते अस्माकं देशो भारत वर्षमपि सप्तचत्वारि स्थित विंशतितमे ख्रीष्टादशे अगस्त मासस्य 5-10 दिनांके वैदिक क्रूर करारान्मुतं सतः जनतंत्र प्रणाली मूरीचकारः। कहते हमारे देश में 1947 ईस्वी में अगस्त मास की 15 तारीख को विदेशी क्रूर हाथों से मेरा देश मुक्त होता है और होता हुआ जनतंत्र प्रणाली को स्वीकार किया। विदेशी शासन से उत्पन्न दरिद्रता, अशिक्षा, रोग आदि दोषों से दूर करता हुआ लगातार विकास की ओर उन्मुख हमारा देश शीघ्र गति से आगे बढ़ रहा है और इसकी उन्नति को विश्व के राष्ट्र आश्चर्य के साथ देखते हैं। देशवासियों के देश प्रेम का यही परिणाम है। लोग आश्चर्यचकित रहते हैं हमारे देश के विषय में कि इतना अंग्रेजों द्वारा इतना क्रूरता से शासन करने के उपरांत भी ये भारत देश किस प्रकार से विकास कर रहा है और ये फल हमारे यहाँ के कार्य करने वाले लोगों का है, विश्वास का है, सारी जनता का है। यते युवमेव बालक बालिकाश्च राष्ट्रस्य स्वामिनः सेवकस्य स्थः। फिर कहते हैं यूयम यथा समाचार्यस्थ तथैव राष्ट्र रूप भविष्यति। यदि यूयम स्व कर्तव्यानि सदा सावधानाम अनुसंहिता संपादयन्तः राष्ट्रहिताय स्वहितं परहन्तं राष्ट्रं रक्षायै राष्ट्र विकासाय तत्परा स्थास्यस्य तदैवम् अस्माकं राष्ट्रं भारतवर्षं जगत गुरौ वपदं पुनः रूप लभ्यते। कहते हैं कि तुम लोग बालक और बालिका इस राष्ट्र के स्वामी और सेवक हो। तुम लोग जैसा आचरण करोगे वैसा ही राष्ट्र का स्वरूप होगा। यदि तुम लोग अपने कर्तव्यों का सदा सावधानी पूर्वक पालन करते रहोगे और अनुशासित ढंग से, हमारे देश में अनुशासित ढंग से होकर राष्ट्रहित के लिए अपने हितों का त्याग करते हुए राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए और हमेशा उस पर तत्पर रहोगे, तभी हमारा राष्ट्र भारतवर्ष संसार के गुरु यानी विश्व गुरु होने का गौरवशाली पद भी प्राप्त कर सकेगा। और ये समय जल्द ही आने वाला है। हमारा भारत देश जल्दी से जल्दी विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। आज के लिए इतना ही। अब अगली कक्षा में विश्व कवि रविंद्रनाथ के विषय में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए ये कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।